हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहती हैं। हाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे हैं जो प्रकृति के द्वारा उपजी हुई हैं, जिन्हें मानव ने नहीं निर्मित किया हुआ है। जैसे पेड़ पौधे, घास, ये सब चीज़ें प्राकृतिक वनस्पतियों में आती हैं और उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत सारी इनमें प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत सारे ऐसे वन हैं जिनका मानव के कार्यों से ज़्यादा अभी तक उनको भी पता नहीं चला कि इनको हम कहाँ यूज़ करें, तो उनमें हस्तक्षेप भी नहीं हुआ है क्योंकि वो उनके काम में नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं प्राकृतिक वनस्पतियों में। तो वही आज हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, ये हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। हमारे आसपास एक पेड़ नहीं होते, कई सारे पेड़ होते हैं। वो क्यों होते हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, वो किस प्रकार के वनों में आते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, तो इसमें हमने ये जो सिंबल बनाए हुए हैं ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये किस सिंबल का क्या मतलब है ये यहाँ पे दर्शाया गया है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ जो कि इस तरह से ब्लैक क्रॉस का सिंबल बनाया हुआ है मैंने, तो कटीली झाड़ियाँ भारत में लगभग इन हिस्सों में पाई जाती हैं। ठीक है, इन हिस्सों में ये क्यों पाई जाती हैं ये हम आपको अपनी क्लास स्टार्ट करने के बाद बताएंगे। ठीक है, ये कटीली झाड़ियाँ हो गई। नेक्स्ट है सदाबहार वर्षावन। सदाबहार वर्षावन नाम सुना होगा, तो ये सदाबहार वर्षावन हमने ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है। तो ये ब्लू डॉट जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इन क्षेत्रों में जो जो राज्य अथवा स्थान आते हुए होंगे, तो यहाँ पर आपको इस मैप से याद करने में आसानी होगी कि किस राज्य में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैपिंग से पढ़ने का तरीका ही कुछ अलग होता है और याद भी जल्दी होता है। तो यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पतझड़ वन। पतझड़ वन है, पिंक कलर के सर्कल से हमने बनाया हुआ है पतझड़ वन। पतझड़ वन देख रहे होंगे आप, सबसे बड़े भूभाग में विस्तृत है पतझड़ वन। ये पिंक डॉट से लगभग यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक और तमिलनाडु तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यहाँ आपको क्रॉस दिख रहा होगा। आप जानते होंगे कि भारत के उत्तरी दिशा में पर्वत पाए जाते हैं जो कि हिमालय पर्वत मुख्य रूप से है। ये हिमालय पर्वत पर यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाएंगे और कुछ हिस्सों में यहाँ दक्षिण में भी जो पर्वत वगैरह हैं वहाँ पे भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। चूँकि ये पर्वत अधिक ऊंचे हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वनस्पतियों की प्रजाति भी पाई जाती है और यहाँ पर कुछ 2-3 प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं पर्वतीय वनों में। यहाँ जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वन, तो इसलिए हमने दक्षिण के पर्वतों पर पर्वतीय वनों को नहीं दर्शाया है। ओके, तो अगर हम वनों को बांटें कि वन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वनों को अगर हम बांटें तो हम उन्हें 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें से कुछ को हमने यहाँ नहीं दिखाया है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वो 5 कौन कौन से हैं, ये देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वन। मार्कर चेंज कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहला है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इनमें क्या अंतर है अभी हम आपको ज़रूर बताएंगे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तीसरे नंबर पर है हमारा कटीले वन। चौथे नंबर पर है पर्वतीय वन। 5वें पर है हमारा ज्वारीय वन। ठीक है, तो हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है, सदाबहार वन भी कहते हैं या फिर सदाबहार वर्षावन कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सदाबहार। सदाबहार का मतलब ये सदैव हरे भरे रहते हैं। ये ऐसे वन होते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि उष्णकटिबंध में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गर्मी मतलब तापमान उच्च होता है और उसके बाद सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। वर्षा वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए।
ठीक है। 200 सेंटीमीटर से वर्षा भी वहाँ पर अधिक होनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं सदाबहार वर्षावन। तो हम मैप में हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट पर कुछ हिस्सों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भारत के उत्तरी प्रदेश में भाबर और तराई क्षेत्रों में यहाँ पे सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ये उड़ीसा के तट पर पश्चिम बंगाल से होते हुए लगभग यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और के क्षेत्र में यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक स्थान और है भारत का, वो क्या है, हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। मतलब इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि इन स्थानों पर वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तभी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं सदाबहार वन की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या गुण हैं जो इन्हें और वनों से अलग करते हैं। तो ये वो है, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं एक साथ, जैसे कि पत्तियां इनकी हमेशा हरी भरी रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, एकदम घने घने होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ अंडमान निकोबार वगैरह पे जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर बारिश अगर हो रही हो तो आप लगभग 6-7 मिनट लग जाता है इन वनों के अंदर बारिश पहुँचने में। और चूँकि यहाँ धूप भी बहुत कम ही पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टियाँ जो होती हैं वो बहुत गीली होती हैं। ये इतने घने वन होते हैं। उसके बाद इनके अंदर क्या क्या कौन कौन से, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं हम आपको बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है आबनूस के पेड़, एबोनी, महोगनी, बांस, ताड़, रोजवुड, नारियल, ये सब पेड़ जो है इन वर्षा वनों के अंतर्गत आते हैं, जो कि सदाबहार वन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। नंबर 2 है हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। अब इसमें क्या अंतर है, हाँ, तो इसमें ये अंतर है कि ये जो मानसूनी वन है इसमें सदाबहार वन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। ये सदाबहार वन बहुत ज़्यादा घने होते हैं, लेकिन ये जो मानसूनी वन है ये विरल होते हैं, इतने घने नहीं होते हैं, विरल होते हैं। और ये एक ऋतु के अनुसार अपनी पत्तियों को गिराते हैं और पुनः नई पत्तियों को धारण करते हैं। वो ऋतु कौन सी होती है, वो ऋतु सर्दियों के बाद और गर्मियों के पहले जो बसंत ऋतु आती है, उसमें ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, जिन्हें जैसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों की, तो ये वही पेड़ हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, शीशम का पेड़, साल का पेड़, सागौन का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। अच्छा, ये जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो। क्यों? क्योंकि इनकी लकड़ियाँ हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। अब आप कहोगे लकड़ियाँ तो इनकी भी यूज़फुल होनी चाहिए, आबनूस और एबोनी की भी, लेकिन नहीं, ये आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि ये मानसूनी वन है। क्यों? क्योंकि सदाबहार वर्षा वनों के जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियाँ बहुत टाइट होती हैं, उनमें लचीलापन नहीं होता है और वो हमारे यूज़ के लिए उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं देखी गई हैं। लेकिन ये जो सदाबहार मानसूनी वन में जैसे नीम वगैरह का पेड़ हो गया, सागौन का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सब की लकड़ियाँ बहुत मुलायम होती हैं और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए बड़ी मात्रा में यूज़ की जाती हैं। और इनमें मानव का हस्तक्षेप इसी वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम अपने आसपास ये सब देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का? इसका विस्तार हम उत्तर से देखें तो उत्तर में यहाँ जो है लगभग पंजाब वगैरह से लेकर के, पूरा पंजाब तो नहीं आता, यहाँ कुछ उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से होते हुए पूरा दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ छोड़ करके आपको ध्यान रखना होगा, ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा आकार का बना दिया है, अर्धचंद्राकार, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। यहाँ की जो प्रवृत्ति है वो राजस्थान से मिलती जुलती है। ओके, यहाँ वर्षा नहीं हो पाती, चूँकि इधर सतपुड़ा श्रेणी है, इधर विंध्यन पर्वत श्रेणी है, तो उस वजह से मानसूनी हवाएं इस एरिया में वर्षा नहीं कर पाती, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के लिए जो है अनुकूल जलवायु नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए यहाँ पर ये वन नहीं पाए जाते। तमिलनाडु तक ये विस्तृत हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के लिए कितनी वर्षा होनी आवश्यक है? तो इनके लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के बीच अगर वर्षा हो रही है तो वहाँ पर ये वन जो है वो विकसित हो जाते हैं। ओके,
तो ये कुछ प्रमुख बातें हुई हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कटीले वन। कटीले वन नाम से तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये क्या है और कहाँ पाया जाता है? कटीले वन लगभग 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पर प्राप्त होती है वहाँ पर कटीले वन उग जाते हैं। अब ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं तो अपने अनुकूल के जलवायु तो उगेंगी ही। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में और गुजरात के लगभग उत्तरी हिस्से में थोड़ी वर्षा कम होती है। कम क्या होती है? राजस्थान में तो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर, और ये जो वृष्टि छाया प्रदेश अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर जब वर्षा नहीं होती, 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर कटीली प्रजातियाँ उगती हैं वनस्पतियों की, ठीक है। जैसे नागफनी वगैरह इसी में आते हैं। यहाँ पे नागफनी वगैरह बहुत पाए जाते हैं, इनमें कांटे होते हैं बड़े बड़े, तो वो आते हैं कटीली झाड़ियों के अंतर्गत, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ उगती हैं? जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है? नाम से ही स्पष्ट है, ये जहाँ पे पर्वत होंगे वहाँ पाया जाएगा। तो ये उत्तर भारत के मैदान में तो पाया नहीं जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाता है? लगभग ये हिमालय, उत्तर में ये हिमालय पर्वतों में और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। लेकिन हिमालय पर्वत में क्या है, इसमें कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चूँकि हिमालय जो है ये लगभग इसकी औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है, 6000 मीटर है, सॉरी। तो इसकी औसत ऊंचाई इतनी है, लेकिन जो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई इससे थोड़ी कम है, ओके। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी वनों की प्रजातियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऊंचाई के अनुसार भी उनकी प्रजातियाँ बदलती रहती हैं। अब जैसे हिमालय को ही ले लें तो 5000 जो है मीटर तक, हाँ 1500 मीटर तक जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चौड़े पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। उसके बाद फिर लगभग जैसे कि तिरछे जो होते हैं, तिरछे पेड़ होते हैं, क्या नाम है उनका, कोणधारी वन, कोणधारी वन उसके ऊपर पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमी रहती है वहाँ पर हमारी टुंड्रा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि दक्षिण में नहीं पाई जाती, ये उत्तर में हिमालय पर्वतों में ही पाई जाती हैं। ये सब पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा ज्वारीय वन। कौन सा वन? ज्वारीय वन। अब ये ज्वारीय वन क्या होता है? ये कौन सी नई चीज़ है? नई चीज़ नहीं है। ज्वारीय वन जहाँ पर नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर ये वन विकसित हो जाते हैं, ठीक है। कौन से वन? ज्वारीय वन। इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं? जैसे सुंदरी पेड़ हो गए, मैंग्रोव हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब मैंग्रोव वनों की कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं, वो क्या हैं? अब जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के तट पर, यहाँ पे महानदी के डेल्टा में, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में, और पश्चिम बंगाल में जहाँ सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पर भी पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, जिन्हें हम ज्वारीय वन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं। उन वनों की क्या विशेषता है? उनकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें एक बार जैसे ज़मीन में धंसने के बाद दोबारा निकल करके इस तरह से निकली हुई होती हैं जड़ें। ये बहुत ही खतरनाक वृक्ष होते हैं, देखने में ही अजीब से लगते हैं। और इनकी जो ये सतह है ये पानी से अधिकतर जैसे ढकी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज्वार और भाटा आता रहता है, समुद्र के किनारे होते हैं। तो ये तटीय हिस्सों में जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर ज्वारीय वन विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत की समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।